नमस्कार। प्रोफेसर अभय दुबे सर के साथ साप्ताहिक बातचीत में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और वैसे ये शो आनंदवर्धन जी करते हैं, लेकिन चूंकि उनको थोड़ा बुखार है, बरसात में ही इज अंडर द वेदर, तो ये शो मैं आज कर रहा हूं। और सर बहुत स्वागत है आपका। और इस शो में जनरली हफ्ते भर की जो गतिविधियां होती हैं, राजनीतिक हलचल होती है, उस पर हम लोग विचार रखते हैं और सर अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से बताते हैं। आज सर मैं जो बात शुरू करना चाहता हूं वो ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर के है। ओबीसी पॉलिटिक्स गाहे बगाहे वो जोर पकड़ती है, फिर कुछ ठंडी पड़ जाती है, लेकिन मोदी जी अपने को सबसे बड़ा ओबीसी बताते ही हैं। राहुल गांधी एक तरफ से अपना एससी जो दलित हैं उनके लिए काफी कुछ काम करते रहते हैं। कल उन्होंने एक ओबीसी का सम्मेलन किया और उन्होंने अपनी गलती मानी कि हमसे ओबीसी की समस्याओं को समझने में गलती हुई, देर हुई, लेकिन अब मैं समझ गया हूं और अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं जाति जनगणना कराऊंगा, इसका सारा इलाज करूंगा। एक सर और डेटा आया है जिसमें कि ओबीसी का जो वैकेंसीज है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, वो अब नहीं भरी जा रही हैं। उस पर सर आपका क्या विचार है, और क्या ये इंटेंशनल है या लापरवाही है, भ्रष्टाचार है, ये अनदेखी क्यों हो रही है सर? देखिए, मैं आनंद जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ अपनी बात शुरू करता हूं। जब से हम लोगों ने ये कार्यक्रम शनिवार को शुरू किया है, ये पहली बार है कि उनका स्वास्थ्य खराब है और वो आप कार्यक्रम में भाग नहीं ले पा रहे हैं। बहरहाल, देखिए, जो ओबीसी का प्रश्न है, यानी पिछड़े वर्ग का जो प्रश्न है, अन्य पिछड़े वर्ग का, पिछड़े वर्ग में तो दलित और आदिवासी भी आ जाते हैं। मतलब संविधान की दो श्रेणियां हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए। एक तो पिछड़ा वर्ग और एक अन्य पिछड़ा वर्ग। दोनों में लोग घालमेल करते हैं। पिछड़े वर्ग में ये तीनों श्रेणियां आ जाती हैं और अन्य पिछड़े वर्ग का मतलब होता है वो जातियां जो मुख्य तौर पर किसान या कारीगर जातियां हैं, लेकिन अछूतों की यानी पूर्व अछूतों की श्रेणी में नहीं आती, दलितों की श्रेणी में नहीं आती, लेकिन किसान और कारीगर जातियां हैं, जिनको कर्मकांडी दृष्टि से हम लोग शूद्र बोलते हैं। मतलब कर्मकांडी दृष्टि से बोला जाता है कि ये शूद्र वर्ण में आने वाली जातियां हैं। अच्छा, इन जातियों का भारत के अंदर ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्व रहा है। आज इन्हें कमजोर जातियों की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन ये हमेशा से कमजोर जातियों की श्रेणी में नहीं थी। इनके बड़े बड़े राजवंश थे। हम लोग जब प्राचीन भारत की चर्चा करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर जिस राजवंश को अपदस्थ किया था, नंद वंश जो था, वो भी शूद्र जातियों का राजवंश था। नंद के बारे में बताया जाता है कि वो नापित जाति के थे। नापित जाति का मतलब होता है नाई, और आजकल तो नाइयों को शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में रखा जाता है कई जगहों पर। ये स्थिति है। तो तब से लेकर भारतीय समाज में बहुत परिवर्तन हो गए हैं, लेकिन जो शूद्र जातियां हैं, उन शूद्र जातियों का ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्व था, ये स्पष्ट है। और इस महत्व बड़े बड़े विद्वानों ने समझा। विवेकानंद ने इस महत्व को, स्वामी विवेकानंद ने समझा था। तो उनका बहुत ही विख्यात उनकी रचना है जिसका शीर्षक ही है भारत शूद्रों का होगा। ज्ञानेश जी, उनका शीर्षक ही है कि भारत शूद्रों का होगा। फिर उसको साथ में लेते हुए किशन पटनायक जैसे जो समाजवादी चिंतक थे, उन्होंने भी इसी शीर्षक से एक अपनी रचना की है, भारत शूद्रों का होगा। तो और डॉक्टर लोहिया ने फिर उस चीज को समझा। लेकिन ये बात राहुल गांधी की सही है कि कांग्रेस ने जो शूद्र राजनीति है, यानी पिछड़ी जातियों की जो राजनीति है, उस राजनीति को आश्चर्यजनक रूप से उसकी उपेक्षा की। और ये राहुल गांधी की अकेले गलती नहीं है, 60 के दशक से ये उपेक्षा जारी है। उनके ऊपर फोकस करने से कांग्रेस ने इनकार किया। कांग्रेस दलितों के ऊपर फोकस करती रही, यानी हरिजनों के ऊपर करती रही, मुसलमानों पर फोकस करती रही और ऊंची जातियों पर फोकस करती रही। और तत्कालीन मुझे लगता है कि 60 के दशक के बाद कांग्रेस के नेतृत्व ने यह सोचा कि केवल इन तीनों के ऊपर फोकस करने से हमें एक उपयोगी किस्म का बहुमत प्राप्त होता रहेगा। हमें शूद्रों के पचड़े में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने उसको छोड़ा, जो विपक्षी पार्टियां थीं, वो तो कांग्रेस से हमेशा पराजित होती थी, काफी बुरी तरह पराजित होती थी। हम लोग जानते हैं पूरे उस जमाने का जो चुनावी इतिहास है। तो दो लोगों ने इस चीज को सबसे ज्यादा पकड़ा। एक थे उसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दूसरे थे दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय ने पूरी कोशिश की कि जो शूद्र जातियों का एक बड़ा हिस्सा है उसको जनसंघ के राजनीतिक दायरे में लाया जाए, और वो उसके अंदर काफी कोशिशों के बाद सफल भी हुए। उनके दायरे में लोधी और काछी जातियां आईं।
उनके दायरे में, और महादीपक सिंह शाक्य और कल्याण सिंह जैसे दो बड़े जनसंघ में नेता तैयार किए गए। इधर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो राजनीति की, उससे यादवों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग सभी उत्तर प्रदेश और बिहार के पैमाने पर वो लोग समाजवादियों के साथ चले गए। इस तरीके से कांग्रेस के हाथ से शूद्र जातियां पूरी तरीके से निकल गईं। वो दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों तरह के विपक्ष ने उनको अपना लिया। उधर दक्षिण भारत में, केरल में मार्क्सवादियों ने शूद्रों की बहुत बड़े पैमाने पर गोलबंदी की। वहां भी कांग्रेस ने शूद्र जातियों को अपने दायरे से बाहर निकल जाने दिया। तो कांग्रेस ने जो उपेक्षा की, ये राहुल गांधी की गलती नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, ये दरअसल गलती कांग्रेस के पुराने नेतृत्व की थी। उसको लगता था कि हमारे साथ ब्राह्मण, ठाकुर और बने रहेंगे, मोटे तौर पर कायस्थ तो भूमिहार भी एक सीमा तक बने रहेंगे, दलित पूरे हमारे सारे वोट मिलते रहेंगे और मुसलमानों के सारे वोट मिलते रहेंगे, और हम इससे 40% के आसपास अपना बहुमत निकालते रहेंगे। और कांग्रेस सफल भी रही, वो 40% के आसपास अपना बहुमत। बीजेपी को आज तक कभी इतने वोट नहीं मिले। जब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता था तो भी कांग्रेस को इतने वोट मिलते थे। तो ये है इसकी एक बहुत संक्षेप में कहानी। अब सवाल इस बात का है कि जब शूद्रों की राजनीति का महत्व तो समझ लिया गया और उससे सामाजिक न्याय की राजनीति का मुहावरा तैयार हुआ, तो क्या वास्तव में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के लागू होने के बाद में पिछड़ी जातियों को वो लाभ प्राप्त हुए जिन लाभों की वो हकदार हैं? ये तो बात सही है कि चुनावी गोलबंदी में उनका महत्व बढ़ा और राजनीतिक सत्ता उनको प्राप्त हुई। दलित नेताओं को राजनीतिक सत्ता प्राप्त हुई, पिछड़े वर्ग के नेताओं को बड़े पैमाने पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त हुई। हम सब उन लोगों के नाम जानते हैं, लेकिन क्या उन समाजों को भी इतना लाभ हुआ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आपने बात उठाई है। जो केंद्रीय विद्यालय हैं, उन केंद्रीय विद्यालयों में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को का जो कोटा है वो कोटा नहीं भरा गया है। वो कोटा ऐसा नहीं 10-20% केवल खाली हो, 80%, 65% इस तरह से वो कोटा वो खाली है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल से, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता पर काबिज है, अधिकतम राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों ही दावा करते हैं कि हम शूद्र, दलितों और आदिवासियों के सबसे बड़े रहनुमा हैं और हम उनको पॉलिटिक्स में एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, उसका आश्वासन दे रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि उनका कोटा क्यों नहीं भरा जाता है? इस बात का जवाबदेह कौन है? मैं मानता हूं इस बात के जवाबदेह बहुत सारे दलित और पिछड़ी जातियों के नेता भी हैं। मैं केवल कांग्रेस के ऊपर ये नहीं, भाजपा के ऊपर केवल ये तोहमत नहीं लगाना चाहता, क्योंकि इन लोगों की जब सरकारें होती हैं, अगर उस वक्त के आप आंकड़े देखें तब भी ये चीजें काफी नहीं, पूरी तरीके से नहीं भरी जाती। अतः केंद्रीय विद्यालयों का सवाल है और विश्वविद्यालयों का सवाल है, इसमें तो केंद्र सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत सारी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, केंद्रीय विद्यालय, नाम ही उनका केंद्रीय विद्यालय है, वो केंद्र सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वहां पर मंडल कमीशन की सिफारिशों के अनुसार और सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार, संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अगर उनका कोटा नहीं भरा गया है और साल दर साल वो कोटा खाली पड़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब ये हुआ कि आप सामाजिक न्याय की राजनीति के नाम पर छल कर रहे हैं। अब मैं एक छोटी सी बात कह के इस बात को समाप्त करता हूं। ये एक आरटीआई डाली गई थी, आरटीआई डाले जाने के उसके जवाब में ये आंकड़े हमारे पास आए हैं। अब एक आरटीआई मैं अनुरोध करता हूं कि आप ही डाल दीजिए ज्ञानेश जी, वो आरटीआई डाल दीजिए कि ईडब्ल्यूएस कोटा है, इसमें कितनी जगह खाली है, ये भरा गया कि नहीं भरा गया। मैं अभी से बता देता हूं आपको, ये 100% भरा हुआ मिलेगा आपको। ये क्यों भरा हुआ मिलेगा ईडब्ल्यूएस कोटा? क्योंकि उसमें सब ऊंची जातियों के लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा बनाया गया था। वो ये इनके प्रकार वो ले आते हैं एक सर्टिफिकेट बनवा के गरीबी का, और गरीबी भी उनकी 7 लाख रुपए सालाना की आमदनी से शुरू होती है। वो गरीबी भी अपने आप में फर्जी और हास्यास्पद किस्म की गरीबी है। तो वो और उनको लगातार वहां पे नौकरियां मिल जाती हैं। मैं तो खुद तमाम सारे इंटरव्यूज में बैठा हूं और दिल्ली विश्वविद्यालय में कम से कम 60-70 नौकरियां तो मेरे जरिए ही लोगों को प्राप्त हुई हैं। मतलब मेरी इसमें भूमिका थी, दस्तखत मेरे ही हुए थे उसके अंदर। तो इसलिए मैं जानता हूं कि किस तरीके से ईडब्ल्यूएस कोटा काम करता है और उसमें कौन लोग हैं
जो कि नौकरियां प्राप्त करते हैं। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटे में देखेंगे वो आपको 100% भरा हुआ मिलेगा, लेकिन अगर आप ओबीसी कोटे को देखेंगे, दलित कोटे को देखेंगे, आदिवासी कोटे को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि वहां पर सीटें पूरी तरीके से खाली हैं। ये है भारत में सामाजिक न्याय की राजनीति का असली चेहरा, जो कि निंदनीय है और जिसके अंदर सभी पार्टियों को अपने गिरेबान में मुंह डालने की देख की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इन वर्गों के कोटे खाली पड़े रहते हैं और ईडब्ल्यूएस के कोटे भरे रहते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी भारतीय जनता पार्टी के गर्व से की राजनीति के गर्व से ही निकली है। जी सर, ये तो आपने विस्तार से समझा दिया और उम्मीद है कि हम लोग एक आरटीआई डाल के जरा पूछेंगे ईडब्ल्यूएस वाले कोटिंग में कितनी वैकेंसीज खाली हैं। बातें होती हैं बस ओबीसी और एससीज के लिए, फैक्ट कुछ और निकल के आते हैं। एक सर, जो जातीय पॉलिटिक्स का, जो जाति राजनीति है, उसका जो सबसे बड़ा गढ़ है उत्तर प्रदेश, वहां पर सर ये जो अपर कास्ट है सोकॉल्ड, उसमें भी एक अजीब सा संघर्ष चलता रहता है। योगी जी राजपूतों के नेता और राजपूतों की पॉलिटिक्स करने वाले माने जा रहे हैं। ज्यादातर जो आप लार्जली देखें तो बहुत सारे दरोगा राजपूत कम्युनिटी के पोस्ट किए जा रहे हैं। कल सर एक घटना आई कि कानपुर देहात के एक राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला जी, उनके हस्बैंड एमपी रहे हैं, वो कल एक धरने पर बैठ गई कि अगर ये अपने दरोगा को हटाया कैसे, और वो ब्रजेश पाठक के खिलाफ कर रही हैं। फाइनली 6 घंटे तक उनको वहां पे संघर्ष करना पड़ा और तब जाकर के उनकी मांगे पूरी हुई। इस वाली सर पॉलिटिक्स पे जरा समझना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये जो अपर कास्ट में संघर्ष चल रहा है, ब्राह्मण वर्सेस राजपूत वाला, उस पे सर आप क्या देखते हैं? देखिए, ये पूरा दृश्य टीवी के ऊपर दिखाया गया है और उस दृश्य के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेना भी उचित है कि उससे हमें उस मसले की गंभीरता का अंदाज लगेगा। स्थिति यह है कि जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त महिला हैं वो धरने पे बैठी हुई हैं एक पुलिस चौकी के इंचार्ज के खिलाफ। ऐसा नहीं किसी बहुत बड़े अफसर के खिलाफ बैठी हो, पुलिस चौकी के इंचार्ज के खिलाफ धरने बैठी हुई हैं। बगल में कुर्सी के ऊपर उनके पतिदेव बैठे हुए हैं जो कि सांसद रह चुके हैं, और वो फोन के ऊपर ब्रजेश पाठक जो कि उप मुख्यमंत्री हैं उनको डांट रहे हैं। डांट क्या रहे हैं? वो उनसे कह रहे हैं कि तुम्हें तो ब्राह्मणों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और हमें मां बहन की गालियां दी जा रही हैं और हम तुम्हें वोट देते रहे, ये नहीं चलेगा। यही शब्द थे जो मैं आपको बता रहा हूं। शायद थोड़ा बहुत 1-2% का हेर फेर होगा जो बातें मैंने दोहराई हैं। ये दृश्य टीवी पे लगातार दिखाया जा रहा है और वो ब्रजेश पाठक से बात कर रहे हैं अपने सेल फोन के ऊपर। ये इस बात का सबूत है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में, बाकी प्रदेशों की बात मैं नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो जनाधार है ऊंची जातियों में, उसके अंदर एक सामाजिक गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है। सामाजिक स्तर पर एक सिविल वार चल रहा है उसके अंदर, और सिविल वार में एक तरफ है राजपूत जाति और दूसरी तरफ है ब्राह्मण जाति। राजपूत जाति के बारे में आम मान्यता है कि उसकी सरपरस्ती मुख्यमंत्री कर रहे हैं और ब्राह्मणों की सरपरस्ती ब्रजेश पाठक जैसे लोगों के हाथ में है, जिनके बारे में ब्राह्मण लोग निराश हैं कि ये हमारी कोई मदद नहीं कर रहे, हमारा दमन हो रहा है, वही कर रहे हैं। और ये जो गृहयुद्ध है, ये गृहयुद्ध हमें पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। उस वक्त हम लोग बिल्कुल मान के तकरीबन इस मतदान से पहले इस तरह की एक छवि बन गई थी कि ब्राह्मण इस बार भारतीय जनता पार्टी को या तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे या बहुत कम वोट देंगे। उसके बावजूद भी ब्राह्मणों के वोट मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिले, जिससे भारतीय जनता पार्टी में चुनाव में मतदान सीटें कम हुई, लेकिन चुनाव जीत गई। उसको योगी जी फिर से मुख्यमंत्री हो गए। फिर लोकसभा चुनाव में एक अजीब तरह का नजारा हुआ। लोकसभा चुनाव में नजारा यह हुआ कि वहां पर जो ठाकुर जाति वाले लोग नाराज दिखाई पड़े, और उसमें भी योगी जी वाला फैक्टर महत्वपूर्ण था। ठाकुर जाति के लोगों का कहना यह था कि योगी जी की जड़ काटी जा रही है। वो दरअसल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं, और उनकी जड़ काटी जा रही है। इसलिए मोदी को ठीक करना है, मोदी को दुरुस्त करना है, सबक सिखाना है। सर, लोकसभा में तो ये पूरा था कि चुनाव के बाद योगी जी हटा दिए जाएंगे, 100% हटा दिए जाएंगे। हाँ, चुनाव के बाद योगी जी ना हटाए जाएं, इसलिए मोदी जी को थोड़ा सा औकात में लाना है। मतलब एक इस तरह की बातचीत चल रही थी, और उसका कुल देखिए, इन चीजों के बहुत पुख्ता प्रमाण नहीं होते हैं, लेकिन उससे दिखाई पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में का चुनाव हार गई। यानी जो सिलसिला लोकसभा से विधानसभा से शुरू हुआ था,
उत्तर प्रदेश में आके वो एक खास तरह के परिणाम पे पहुंचा। इससे दो बातें सामने आती हैं। पहली बात तो ये आती है कि जो 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 ठाकुर समुदाय है, जो राजपूत समुदाय है, उसने योगी जी को अपना बहुत पक्का रहनुमा मान लिया है और उसका एकमात्र राजनीतिक, उसका हिंदुत्व वगैरह से कोई संबंध नहीं है। उसका एकमात्र मसला यह है कि किसी तरीके से योगी जी के नेतृत्व को नुकसान ना पहुंचे और योगी जी ही एकमात्र विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद एकमात्र ऐसी हस्ती हैं जो कि प्रधानमंत्री बनने की तरफ जा सकते हैं। इस बात की संभावना ठाकुर समुदाय, कम से कम उत्तर प्रदेश का ठाकुर समुदाय उनके अंदर देख रहा है और ये बहुत बड़ी एक प्रबल उबलती हुई महत्वाकांक्षा है। वो महत्वाकांक्षा योगी जी के अंदर भी है और उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण इदारे हैं, जहां जहां राजपूतों को नियुक्त किया जा सकता है, वहां वहां राजपूतों को नियुक्त किया गया है। और मुझे तो सूचना ये भी प्राप्त हुई है, आप इसकी तस्दीक करेंगे, कि यहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो प्रचारक हैं, अगर आप उन प्रचारकों पर ध्यान दें जो उत्तर प्रदेश में जगह जगह तैनात हैं महत्वपूर्ण जगहों पर, उनमें भी राजपूत जाति के प्रचारकों की संख्या पिछले दिनों बहुत बहुत बढ़ी है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा उत्तर प्रदेश की राजनीति में घटित हो रहा है जिससे जो हिंदुत्व की राजनीति में जो राजपूत बिरादरी है, राजपूत बिरादरी एक तरह से सरकारी बिरादरी हो गई है। संघ की तरफ से भी उसको प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि ये बात एक नियोजित एक सोच समझ के ही की जा सकती है कि आप सारे महत्वपूर्ण पदों पर, चाहे संघ हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सरकार हो, सारे महत्वपूर्ण पदों पर राजपूत तैनात है। अब आप सोचिए, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एक ब्राह्मण नेता है, जो महिला नेता है, उसको चौकी इंचार्ज के खिलाफ धरना देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि वो चौकी इंचार्ज जो है एक राजपूत नेता का खासुल खास है और उस राजपूत नेता का खासुल खास होने की वजह से उस चौकी इंचार्ज को हटाया नहीं जा सकता है और उसको इस हद तक जाना पड़ रहा है कि उसको धरना देना पड़ रहा है। और उसका पूर्व सांसद पति जो है वो चिढ़ा हुआ बैठा हुआ है और वो ब्राह्मण जाति के उप मुख्यमंत्री से कह रहा है कि अरे तुम्हें बनाने से फायदा क्या है। अच्छा, और मैं ये भी सोचता हूं कि ये सब जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या भाजपा आला कमान इसको नहीं देख रहा है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक इसको नहीं देख रहा है? इसको होना क्यों दिया जा रहा है? भाई, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे, ये तो एक अलग बात है, लेकिन वो उनके मुख्यमंत्री बने रहने का क्या फलितार्थ ये होना चाहिए कि भाजपा ने कोशिश करके जो हिंदू राजनीतिक एकता बनाई थी पूरी तरह धूल धूसरित हो जाए, उसमें तलवारें खिंच जाएं एक दूसरे के खिलाफ। मतलब ये सब जो हो रहा है, इसको अमित शाह और नरेंद्र मोदी किस रूप में देख रहे हैं, कैसे इसका आकलन कर रहे हैं? क्योंकि ये तो किसी भी पार्टी के लिए लाभकारी नहीं हो सकता है। इसके नुकसान क्या होंगे, कितने होंगे, ये अलग आकलन का विषय है, लेकिन इसमें नुकसान के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता है इसमें। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसकी चिंता होनी चाहिए, उसने क्यों ये सब कर रखा है, क्यों होने दे रहे हैं ये बोलो जी, बताएं। मैं सर सोच रहा हूं कि आज हम लोग जब जातियों की बात कर रहे हैं तो हमें एक और जाति की बात करनी चाहिए, वो है जाट समुदाय। और वो मैं सवाल धनखड़ जी के इस्तीफे को लेकर के पूछ रहा हूं। धनखड़ जी का इस्तीफा देना, उसके कारण है, बहुत सारे कयास हैं और काफी कुछ बातें सामने आ गई हैं। समय बचेगा तो मैं उस पर भी एक मिनट आपका एक वक्तव्य चाहूंगा। लेकिन सर, उनके इस्तीफे के बाद जिस भी कारण से इस्तीफा हुआ हो, लेकिन अब जो उनके साथ हो रहा है वो शायद मुझे भी बुरा लग रहा। मैं कोई धनखड़ साहब का मुरीद नहीं हूं, लेकिन मैं उस पद की गरिमा को लेकर के सोच रहा हूं कि उपराष्ट्रपति भारत का जिस ढंग से अपमानित किया जा रहा है, बीच बीच खबरें आती हैं उनका दफ्तर सील कर दिया गया, उनका किचन सील कर दिया गया, बाहर से खाना आ रहा है। कल फिर खबर आई कि नहीं उनका पूरा सारे वो डेस्क वो हटा दिए गए हैं, सारे अंडर सेक्रेटरीज हटा दिए गए हैं, उनको रात में पैकिंग करने के लिए बोल दिया गया, जल्दी बंगला खाली करिए, उनके लिए टाइप 8 का कोई बंगला खोजा जा रहा है। धनखड़ जी सर, आपको याद हो तो अपने को एक तो किसान पुत्र बार बार ये साबित करते थे और वो एक जाट समुदाय को रिप्रेजेंट करने की बात करते रहते थे। और आपको याद हो तो चुनाव में वो उनको भेजा भी गया था जाट बाहुल इलाकों में, कुछ चूंकि संवैधानिक पद पे थे तो उनको सीधा चुनाव प्रचार में नहीं उतारा जा सकता था, लेकिन उनको एक ये सांकेतिक रूप से जाटों को प्रभावित करने के लिए भेजा गया था। मोदी जी वो बहुत सारे लोगों से करते हैं, इवन राष्ट्रपति जी को आदिवासी इलाकों में भेज देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये जाट जाति के ऊपर भी एक उनके अंदर भी नाराजगी आएगी, ये जो धनखड़ी के साथ अब ये व्यवहार किया जा रहा है? देखिए, जाट समुदाय जो है वो बहुत ही अलग अलग तरह का है।
राजस्थान के जाट अलग तरह के हैं, हरियाणा के जाट अलग तरह के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट अलग अलग तरह के हैं, और पंजाब के जो जाट किसान हैं, जाट सिख हैं, वो अलग तरह के हैं। धनखड़ जी जो हैं वो राजस्थान के जाट हैं। उनके बारे में अशोक गहलोत जब राजस्थान में चुनाव चल रहा था, चुनाव के पहले उन्होंने शिकायत की थी कि भाई ये जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं 7-8 बार क्यों राजस्थान आ चुके हैं, हमें बता दें वो क्यों आते हैं। मतलब उन्होंने शिकायत की, तब पता चला था कि मोदी जी जो है वो धनखड़ साहब का वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे, ज्ञानेश जी, मुझे आपसे शिकायत ये है कि आपको उनसे हमदर्दी क्यों है धनखड़ साहब से? इसलिए क्योंकि वो नहीं, संवैधानिक मुझे पद उनसे से कोई थे। हमदर्दी नहीं है। नहीं, मेरा मैं उस आपको पद से संवैधानिक पद से हमदर्दी, हमदर्दी है, लेकिन ये तो संवैधानिक पद का सम्मान करने की बजाय उसका अपमान कर रहे थे। बिल्कुल। भाई धनखड़ साहब वकील थे, कानून के जानकार थे। जब वो पहली बार राजनीति में आए उस वक्त वो राजस्थान हाईकोर्ट के उभरते हुए वकील थे। तब वो जनता दल में देवीलाल के साथ थे, उनकी वजह से राजनीति में आए, उन्होंने चुनाव टिकट मिला और चुनाव जीता उन्होंने। फिर वो कांग्रेस की तरफ से लंबे अरसे तक विधायक रहे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के वकील बने, भाजपा में भी गए, तब वो भाजपा के लीगल जो कानूनी प्रकोष्ठ है उसके इंचार्ज बनाए गए। यानी उन्हें कानूनी स्थिति अच्छी तरीके से पता थी कि चुनी हुई सरकार का, चुनी हुई संसद का और सरकार का कार्यक्षेत्र क्या होता है, संविधान किस तरीके से 3 स्तंभों पर टिका हुआ है, वो लोग एक दूसरे की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं, संतुलित करते हैं, इस तरीके से लोकतंत्र चलता है। और राज्यपाल के अधिकार क्या हैं, ये सब बात, उपराष्ट्रपति का कार्यक्षेत्र क्या है, सारी बातें हमसे और आपसे ज्यादा धनखड़ साहब को पता थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने राज्यपाल बनते ही राजभवन को भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बदल दिया और वो एक समांतर मुख्यमंत्री बन गए। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए उन्होंने किसी भी किस्म की कोई कसर नहीं उठा रखी। जो उन्होंने किया, पुरस्कृत हुए और उपराष्ट्रपति बनाए गए पुरस्कार स्वरूप, उसके बाद उन्होंने जो किया वो तो राज्यसभा के इतिहास में अनोखा है। पिछले 3 वर्ष में बिल्कुल तानाशाह की तरह भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की तरीके से उन्होंने राज्यसभा चलाई। विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, यहां तक कि वो ऐसे उपराष्ट्रपति हुए इनके खिलाफ विपक्ष ने महाभियोग प्रस्ताव लाया। उसकी क्या राजनीति है वो हम लोग फिर कभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे राज्यपाल के पद की मर्यादा रहती या उपराष्ट्रपति के पद की मर्यादा रहती। अच्छा, वो किसी भी तरह से सिद्धांत प्रिय व्यक्ति नहीं थे। जब भाजपा के बाहर थे उस वक्त भी उनके बारे में माना जाता था कि वो बड़े ही समायोजन करके चलते हैं, हर एक किसी के सामने बैठते थे, केवल उसकी तारीफ करते थे, बहुत मितभाषी थे। यानी वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर पत्रकारों को वहां बैठे बैठे वो पटाए रहते थे पूरी तरीके से। इस प्रकार के व्यक्ति हैं ये। इनसे ये उम्मीद करना कि इन्होंने कोई उसूली काम किया होगा जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है ना, नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि चूंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत कर दी थी और ये विपक्ष से मिल गए थे, इसलिए नरेंद्र मोदी ने इनका पत्ता साफ कर दिया। ये नैरेटिव चलाया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी की अथॉरिटी देखिए, उपराष्ट्रपति तक का भी पत्ता साफ करने में उन्हें एक पल नहीं लगा। मैं इस नैरेटिव से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि इनके हटने के पीछे एक दूसरे तरह की राजनीति है जिसकी परतें धीरे धीरे करके खुलेंगी। क्योंकि अगर इन्होंने, जैसा कि कहा जा रहा है कि इन्होंने विपक्ष का प्रस्ताव जस्टिस वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट लाने के लिए राज्यसभा में वो मान लिया था चर्चा के लिए, और साथ में विपक्ष को एक ये आश्वासन भी दे दिया था कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ अगर वो इंपीचमेंट लाना चाहते हैं तो उसका भी समर्थन करेंगे। इस बात से मोदी जी बहुत खफा हुए और मोदी जी ने फिर उनको एक जगत प्रकाश नड्डा का फोन गया, उस फोन के ऊपर कहासुनी हो गई और उसके बाद इनका पत्ता साफ किया गया। तो ये बात इस तरीके से पेश की जा रही है। मेरा कहना यह है कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। नहीं सर, मैं भी वही नहीं समझ पाता हूं कि भाई आप भी हटाना, सरकार भी हटाना चाहती थी जस्टिस वर्मा को, विपक्ष भी हटाना चाहता था, वो लोकसभा में भी प्रस्ताव आ रहा था, वो राज्यसभा में भी आ रहा था, तो क्या फर्क पड़ता, पहले यहाँ एक्सेप्ट हो जाता या वहां एक्सेप्ट हो जाता। इतना तो कोई बुरा मानने की बात नहीं थी कि मोदी जी इतना खफा हो गए इस बात से कि आपने पहले कैसे कर लिया। बुरा मानने केवल एक बात थी कि ऐसे प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया जिसपे भाजपा के एमपीज के दस्तखत नहीं थे, उनको दस्तखत करने का मौका नहीं मिला। तो
कहा जा रहा है, गोदी मीडिया के बहुत सारे पत्रकार इस बात को कह रहे हैं कि भाजपा के हाथ से भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दा छीन लेने का इन्होंने काम किया। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो, लेकिन क्या ये इतना बड़ा मुद्दा था कि भाजपा अपने लिए एक बड़ा संकट तैयार कर लेती? उपराष्ट्रपति को हटाया है, अब नया उपराष्ट्रपति आपको रखना है, आपके पास बहुमत है। जब इनको 2022 में बनाया गया था तो मोदी जी के पास पूरा बहुमत था, अब आपके पास बहुमत भी नहीं है। इसमें केवल सांसद वोट करते हैं, सांसद पहले से आपको कम हो गए हैं। अब आपको तमाम आपके जो गठजोड़ पार्टनर हैं उनकी आपको ठगुर सुहाती करनी पड़ेगी, उनकी बातें माननी पड़ेगी। और सबसे ज्यादा सौदेबाजी तो चंद्रबाबू नायडू करते हैं। ये पूरे एनडीए के पिछले 11 साल के शासनकाल में पहली बार हुआ है कि उनके एक बंदे को जो है वो उपराज्यपाल बनाया गया है। कहां बनते थे पार्टनरों के बंदे, राज्यपाल बनाया गया है गोवा का। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा क्या रणनीतिक रूप से इतनी कम नासमझ है कि वो इतने ऐसे मसले के ऊपर अपने लिए इतना बड़ा संकट कर दी। आप अध्यक्ष ढूंढ नहीं पा रहे हैं अपना। अब आप भाई कम से कम धनखड़ साहब के साथ ये थी कि मोदी जी अगर को डांट देते तो मोदी जी की बात वो मान लेते, तुरंत क्षमा मांग लेते। वो कहते अरे हम आपके पैर छूने को तैयार है। वो तो इस प्रकार के आदमी थे, उनसे किसी उसूली उसकी बात नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा जाता अरे आप ये क्या कर रहे हो, नहीं ठीक है चलिए आप उनके भी साइन करवा लेते हैं, या भी हम इसको अपना निर्णय बदल लेते हैं, हम दूसरा निर्णय ले लें, कुछ भी कर सकते थे। वो भाजपा का ही खेल खेलते हुए नजर आते। अंत में इतनी उनमें दम नहीं थी कि वो देश के दो सबसे शक्तिशाली नेताओं से लड़ जाते। तो मैं ये मानता हूं कि इसकी इस्तीफे की अंतरकथा कुछ और है, और वो अंतरकथा मेरा अपना आकलन यह है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्ता का जो पूरा बड़ा विन्यास है उसके अंदर एक परिवर्तन करना चाहता है, और मैं मानता हूं कि इनका इस्तीफा जो है उस परिवर्तन की तरफ बढ़ने वाला पहला कदम है। ये एक तरह का ये पहला विकेट गिरा है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पर नजर रखनी चाहिए कितनी दूर तक ये मसला जाएगा, अब किसका नंबर आएगा, कौन हटेगा, क्या हटेगा। मीडिया की कोशिश नैरेटिव चलाने की है कि इसका श्रेय मोदी को दे दिया जाए, यानी भाजपा की। अच्छा, अगर इतनी मोदी की इसमें बल्ले बल्ले हो रही होती है तो भाजपा की तरफ से इतनी चुप्पी क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के इलाके में सन्नाटा छाया हुआ है पूरी तरीके से। धनखड़ के इस्तीफे से जो एक तरह से भाजपा के लोगों को भी, हम सब लोगों को एक झटका लगा, लेकिन वो झटका कोई भाजपा के लोगों को कम नहीं लगा है झटका। ऐसा नहीं है कि भाजपा में बिल्कुल तैयारी चल रही थी इनका इस्तीफा, और जो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें ये झगड़ा था, उनको अभी इल्हाम हुआ है झगड़े का। मतलब आज ही उन्हें पता चला है कि झगड़ा था। इससे पहले तो कोई नहीं बता रहा था कि भाई इनका उनसे झगड़ा है उनका। तो मुझे मेरा मानना है बड़े पैमाने पर जो बड़ा एक परिवर्तन होने जा रहा है, ये उस परिवर्तन की एक आहट है, उसका एक संकेत है। इसका ट्रिगर पॉइंट कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन मोदी जी ने गैर संघ के लोगों को बड़े पदों पर नियुक्त करने की जो मुहिम चलाई थी, ताकि वो पूरी सत्ता की बागडोर ऐसे लोगों को नियुक्त करें जो उनके प्रति निजी तौर पर वफादार हो, वो संघ के प्रति वफादार ना हो। और संघ चाहता है कि उपराष्ट्रपति ऐसे पद के ऊपर, जहां पर राज्यसभा में विधायी कार्यों में कानून बनाने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ऐसे पदों के ऊपर एक विचारधारात्मक रूप से दीक्षित व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसे कि वेंकैया नायडू थे, इस तरह का व्यक्ति नियुक्त किया जाना चाहिए। ये भैरव सिंह शेखावत थे। मेरे ख्याल से संघ ऐसा चाहता है। जी नहीं, मैं सर कह रहा हूं, जैसे आप बार बार कहते हैं कि भाजपा वो डेली बेसिस पे क्राइसिस मैनेजमेंट करती है। आज सुबह एक क्राइसिस है, शाम तक उसको ओवरकम करो, फिर कल सुबह देखेंगे नई समस्या क्या आती है। ये सर मैं मानता हूं कि ये शायद इसका कोई तैयारी नहीं रही होगी, या इसको प्लान्ड वे में नहीं किया गया। ये जो भी है, ये दुर्घटना है भाजपा के नजरिए से, इसीलिए शायद वहां उस खेमे में इतनी शांति है, किसी को इसको जवाब नहीं सूझ रहा। लेकिन क्या सर इस मौके को नरेंद्र मोदी एक फियर मॉन्गरिंग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो लोग भी सर उठाने की कोशिश करते हैं अगले कुछ महीनों में, वो लोग शांत रहो, कि भले कोई भी नैरेटिव चला रहा हो, चाहे मीडिया चाहे सोशल मीडिया, कि नहीं मोदी जी बहुत नाराज है और उनको निपटा दिया। देखिए, क्या मुझे तो ये लगता है कि मोदी जी का जो डर था कि भाई मोदी जी के खिलाफ अगर सोचा भी आपने और उन्हें इसका एहसास भी हो गया तो वो आपके पर कतर देंगे, वो डर पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया है। लोग देख भी रहे हैं कि मोदी जी अब सत्ता के प्रति इतने गंभीर भी नहीं रहे हैं,
और मोदी जी के हाथ में अगर सत्ता की पूरी बागडोर नहीं है, उसका एक हिस्सा ही इनके हाथ में है। अब देखिए, संसद का सत्र पहले से घोषित हो चुका था। सब लोग जानते थे कि इसमें बैसरण घाटी में जो कत्लेआम हुआ है उस पर चर्चा होगी, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके ऊपर चर्चा होगी। चर्चा से आप बच तो सकते नहीं, आप उसको टाल सकते थे, आपने खूब टाला, विशेष सत्र नहीं बुलाया इस पर चर्चा के लिए, लेकिन अब आपको उस पर चर्चा कराने के लिए मानसून सत्र में मानना पड़ा। और मोदी जी ने अपना कार्यक्रम बना लिया विदेश यात्राओं का। मतलब ये भी अपने आप में एक सोचने की बात है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे नाजुक मसले के ऊपर प्रधानमंत्री संसद में बोलना नहीं चाहते हैं। अभी तक ऐसा कोई कार्यक्रम सामने नहीं आया, इससे पता लगा है कि विपक्ष की बातों का जवाब कहा जा रहा है कि शायद लगा हुआ है विपक्ष की बातों का जवाब दें। वो विदेश यात्राओं में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री। बहुत से लोगों का मानना है कि शायद वो जवाब देने के लिए नहीं आएंगे, राजनाथ सिंह जी को ही और अमित शाह को ही सारा जवाब सवाल करना पड़ेगा। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति इस बात की तरफ इशारा करती है कि लोग अब मोदी जी से पहले की अपेक्षा कम डरते हैं। भाजपा के अंदर हिंदुत्व की राजनीति में लोगों को पता है कि सत्ता का केंद्र अब एक नहीं रहा है। हिंदुत्व की राजनीति के अंदर सत्ता बहुकेंद्रीय हो गई है और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्ता का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने हाथ में लिए हुए है। उसका पहला प्रमाण ये मिला है और दूसरा प्रमाण भाजपा के अध्यक्ष चुने जाने में प्राप्त होगा। जी, तो सर आज इसका समय खत्म हो गया है और बहुत सी जानकारियां हमें मिली और हम लोग फिर से मंगल को बात करेंगे। लेकिन मैं जाते जाते दर्शकों से एक बात कहना चाहता हूं। नेटफ्लिक्स पर सर एक सीरीज है, आपने देखी है कि हाउस ऑफ कार्ड्स? जी, अगर आपने न देखी हो या जिसने भी न देखी हो, मैं उसको 3 बार मैं देख चुका हूं, क्योंकि वो अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर एक बहुत ही मेटिकुलसली मेड एक सीरीज है। उसका एक कैरेक्टर है फ्रैंक अंडरवुड, जो वहां पे अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है और फिर जिसका रोल किया है केविन स्पेसी ने, उस सत्ता से चिपके रहने के लिए वो क्या क्या करता है और जो मैनेजमेंट हम यहाँ देखते हैं डेली बेसिस पे, वो सीरीज में दिखाया गया है। और आपको बहुत सी समानता लगेगी हमारे देश और वहां के उस व्हाइट हाउस में क्या क्या चलता रहता है। साम दाम दंड भेद, मरवाना कटवाना, फूट डालना, पद से हटाना, इनको इम्पीच करना, वो सारे उसमें पैतरे उसमें दिखते हैं। इसलिए वो मुझे बहुत पसंद है और राजनीति की समझ जो बढ़ाती है। तो अगर किसी ने न देखी तो जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। और ये है, ये वो हाउस ऑफ कार्ड मेरा देखा हुआ है और आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। और हालांकि जब इस तरह की ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीरीज बनती है तो उनमें नाटकीयता बहुत अधिक होती है, चीजों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी कहा जाता है। लेकिन एक मुहावरे, एक उपमा के तौर पर और एक रूपक के तौर पर वो हाउस ऑफ कार्ड जो है वो मोदी जी के इस निजाम से बहुत मिलता जुलता है। मोदी जी की सत्ता भी उसी तरह ताश के महल की तरह है। हाँ, वो रोज उस कुर्सी से चिपके रहने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है उसका रोज हम लोग नजारा देखते हैं। तो एनीवेज आज का समय इतना ही था और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।